हेलो माय 12th क्लास फ्रेंड, हाउ आर यू। मैं आपका फिजिक्स टीचर अरुण शर्मा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल एविस फिजिक्स फॉर यू पर। इस पढ़ने और पढ़ाने की पाठशाला में आज हम लेके प्रस्तुत हुए हैं क्लास 12 चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी और उसका टॉपिक इलेक्ट्रिक सेल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कशन की एक्चुअल में सेल है क्या, हम इस वीडियो में पढ़ने के वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द सेल। सेल होता क्या है, सेल करता क्या है, सेल को किस तरह से कंबाइन करते हैं। सेल को सीरीज़ में कंबाइन भी करते हैं, पैरेलल में भी, बट सीरीज़ में किस तरह के सेलों को कंबाइन करते हैं, कैसे कंबाइन करते हैं, पैरेलल में कौन से सेल जोड़ने चाहिए और कैसे जोड़ने चाहिए, ये सब चीज़ें आप इस वीडियो में पढ़ेंगे। और सारी चीज़ें प्रैक्टिकली आपने अपने घरों में छोटा सेल भी देखा है रिमोट में, आपने इन्वर्टर की बैटरी भी देखी है, आप इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो बहुत प्रैक्टिकल टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट भी है, तो प्लीज़ एंड तक वीडियो को देखें ताकि आप इन सब चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ और आप क्लियरफाई कर पाएँ हम क्या पढ़ने वाले हैं अबाउट द सेल। कोशिश करते हैं समझने की एक्चुअल में सेल की वर्किंग क्या है, सेल करता क्या है, वो हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक ज़रा एक ड्रॉ देखिए, एक एग्जाम्पल, जिससे आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में सेल है क्या, वो काम क्या करता है, तब हम उसके बारे में आगे फिज़िक्स की लैंग्वेज में स्टडी करेंगे। यहाँ पे हमारे सामने एक लोअर टैंक है, उस लोअर टैंक से वाटर पंप वाटर को पिक करता है और ले आ रहा है ऊपर, और वहाँ से वो ऊपर रखे हुए एक टैंक में इसको डिस्चार्ज कर रहा है। मतलब वाटर यहाँ से वो पिक कर रहा है लोअर हाइट से और एक टॉप हाइट तक ले जाकर टैंक में छोड़ देता है, और वहाँ से वो वाटर फिर वापस इसमें अंदर आ रहा है। यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं, अगर ये पंप ना हो तो क्या ये वाला वाटर यहाँ तक पहुँच पाएगा, और अगर यहाँ वाला वाटर यहाँ तक नहीं पहुँच पाया तो यहाँ से कुछ भी आगे वापस ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो यहाँ पर एक बात समझने वाली है, ये पंप क्या कर रहा है, ये पंप वाटर को लोअर हाइट से उठाकर एक टॉप हाइट तक ले जा रहा है, यानी लगातार लो हाइट से हाई हाइट तक वाटर के फ्लो को बना के रख रहा है, और इसी की वजह से ये वाटर का फ्लो बना हुआ है। नीचे से वाटर गया ऊपर, ऊपर से वापस आया नीचे, किसकी वजह से, ड्यू टू पंप। जिस तरह से ये पंप वाटर के फ्लो को पूरे एक फॉर्मेट में बना के चल रहा है, सेम काम हमारा सेल करता है। सेल भी पूरे सर्किट के अंदर लगातार करंट को फ्लो कराता रहता है। लगातार करंट को सर्किट में फ्लो कराने का काम किसका है, सेल का। तो ये है हमारे सेल का इम्पॉर्टेंट रोल। सेल बेसिकली करता क्या है, पूरे सर्किट में चार्ज के फ्लो को बना के रखता है ताकि करंट लगातार पास होता रहे। अब जरा ये देखिए, ये एक सर्किट है छोटा सा, इस सर्किट के अंदर भी थोड़ा समझ लेते हैं। ये सर्किट है, ये उसका सेल का सिंबल ये होता है बेसिकली। एक बार इसको देखें पहले, सेल का सिंबल क्या होता है, एक बड़ी वाली डंडी है, एक छोटी वाली डंडी है, और ये छोटा सा जिगजैग। ये बड़ी वाली डंडी है, ये बताती है सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को, और छोटी वाली डंडी सेल के नेगेटिव टर्मिनल को, और ये बताता है सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को। यहाँ लिखते हैं, ये हो गया हमारे पास सेल, और ये क्या कर रहा है, लगातार करंट को पास कर रहा है, कहाँ पर, रेजिस्टेंस से होते हुए पूरे सर्किट में। और करंट का फ्लो कहाँ दिख रहा है आपको, निगेटिव टू पॉजिटिव। तो इतनी बातों से अब तक हमें ये क्लियरफाई हो गया कि सेल की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है, ताकि हम चार्ज के फ्लो को सर्किट में कंटिन्यूसली बनाए रखें, ताकि हमारा करंट फ्लो होता रहे। सर्किट के अंदर सेल का सिंबल क्या होता है, एक बड़ी डंडी एक छोटी डंडी। बड़ी डंडी किसको बताती है, पॉजिटिव टर्मिनल को, छोटी किसे बताती है, नेगेटिव टर्मिनल को। और करंट का फ्लो होता कहाँ है सेल में, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। ये है हमारी सेल की इंफॉर्मेशन। अब कुछ और आगे फिजिक्स में आते हैं। सेल फिजिक्स की लैंग्वेज में बात करें तो क्या है, सेल के अंदर बहुत सारे केमिकल सॉल्यूशन होते हैं। तो सेल इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेल वो है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है। सेल हैज़ बीन टू टाइप्स, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल कौन से होते हैं, यूज़ एंड थ्रो, एक बार यूज़ किया और फेंक दिया। लाइक हमारे घरों में जो आते हैं रिमोट वाले सेल, एक बार यूज़ किया और ख़त्म करते ही फेंक दिया। सेकेंडरी सेल ये होते हैं हमारे चार्जेबल सेल, जिनको हम बार बार चार्ज कर सकते हैं। जस्ट लाइक इन्वर्टर की बैटरी, एक बार डिस्चार्ज हुई फिर चार्ज कर दिया, फिर डिस्चार्ज हुई फिर चार्ज कर दिया, काफ़ी लंबे समय तक ये चलती है। बट इट्स वेरी ट्रू, हर सेकेंडरी सेल कुछ समय बाद प्राइमरी हो जाता है। मतलब एक समय ऐसा भी आता है
कि वो इन्वर्टर की बैटरी जो बार बार चार्ज हो रही थी वो चार्ज होना बंद हो जाती है, ख़त्म हो गई, डेड हो गई। तो यहाँ पे इतनी चीज़ें क्लियरफाई होगी। अब सेल के बारे में स्टडी करेंगे और उसके बेसिक फिनोमिनास डिस्कस करते हैं अबाउट द सेल। एक्चुअल में सेल होता कैसा है, ये एक सेल का मॉडल है। इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है, सेल के अंदर ये केमिकल सॉल्यूशन फिलअप है और यहाँ लगी होती हैं दो इलेक्ट्रोड्स, एक कैथोड और एक एनोड, यानी एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, और इनका कनेक्शन होता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बल्ब, पंखा, ट्यूबलाइट जो आप समझना चाहें, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है। अब यहाँ पर इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या है ये देखिएगा। ये है आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का निगेटिव टर्मिनल, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस का सिंबल। करंट फ्लो हो रहा है, सेल समझ में आ रहा है। सेल के कुछ बेसिक फिनोमिनास की बात करते हैं। जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है इसमें, ईएमएफ। ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं वन बाय वन। पहले हम किसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, हम डिस्कशन कर रहे हैं अबाउट द ईएमएफ। ईएमएफ स्टैंड फॉर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखिए, चार्ज को मूव कराना पड़ता है भाई, चार्ज चलेगा, सर्किट में जाएगा, फिर सेल के अंदर भी जाएगा। मतलब एक टर्मिनल से चला, सर्किट में मूव किया, फिर सेल के अंदर भी आया। तो एक यूनिट चार्ज को पूरे सर्किट में इंक्लूडिंग सेल, पूरे सर्किट में इंक्लूडिंग सेल मूव कराने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है वो है हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो वन शॉट में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, इट इज़ अ वर्क डन टू डिफाइन, इट इज़ अ वर्क डन टू रोटेट अ यूनिट चार्ज इन अ होल सर्किट इंक्लूडिंग सेल। पूरे सर्किट में इसको मूव कराने के लिए सपोज वर्क डन करना पड़ रहा है W, तो हमारे पास ईएमएफ का फॉर्मूला क्या मिला, ईएमएफ का हमारे पास फॉर्मूला आ गया, E इज इक्वल टू फॉर्मूला इसका W/Q। ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन है, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन पूरे सर्किट में रोटेट करने के लिए, इसे बोलते हैं हम लोग ईएमएफ। यूनिट क्या होगी इसकी, वोल्ट, या फिर वर्क के लिए जूल पर सेकेंड। तो एक छोटी सी स्टेटमेंट ईएमएफ, यूनिट चार्ज को पूरे सर्किट में मूव करने के लिए वर्क डन, ये हो गया हमारे पास ईएमएफ। वर्क डन पूरे सर्किट के लिए डिवाइड बाय चार्ज। एक दूसरा पॉइंट जो इस सेल का सबसे इंपॉर्टेंट है उसको बोलते हैं हम लोग टर्मिनल पोटेंशियल। अब ये टर्मिनल पोटेंशियल क्या होता है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अटैच है बिटवीन द टू पॉइंट, किस किस के बीच में, ए और बी के बीच में। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इसका मतलब होता है इट इज़ अ वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज बिटवीन द टू पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के दो पॉइंट के बीच में चार्ज को मूव करने के लिए जो वर्क करना पड़ता है उसके अमाउंट को बोलते हैं हम लोग टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो सपोज ए से बी तक जाने के लिए अगर मैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूँ, VA माइनस VB, इसको नॉर्मली खाली VB लिख देते हैं, तो ये किसके इक्वल होगा, W। कहाँ से कहाँ तक का, A से B तक को मूव करने के लिए डिवाइड बाई चार्ज। तो A और B के बीच में टर्मिनल पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या बना, A से B तक चार्ज को मूव कराने के लिए वर्क डन डिवाइड बाई चार्ज, जिस चार्ज को आप मूव करा रहे हैं। तो EMF क्लियर, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्लियर, दोनों में फ़र्क क्या है। ईएमएफ के केस में वर्क डन पूरे सर्किट में होता है, यानी सबसे ज़्यादा वर्क डन, और टर्मिनल पोटेंशियल केस में वर्क डन होता है बिटवीन द टू पॉइंट्स, यानी इसमें वर्क डन कम होता है। तो इसका मतलब टर्मिनल पोटेंशियल भी कम होता है। नॉर्मली सेल का ईएमएफ ज़्यादा होगा, टर्मिनल पोटेंशियल कम होगा। और उसके बाद एक नंबर आता है इंटरनल रेजिस्टेंस। सेल का जो सॉल्यूशन है वो करंट के फ्लो में, या कह लीजिए चार्ज के फ्लो में जो अपोज जनरेट करता है, उस अपोजिंग नेचर की प्रॉपर्टी को बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो गया, इट इज़ अपोजिंग नेचर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सेल। किसके लिए अपोज कर रहा है ये, फ्लो ऑफ चार्जेस। ये है हमारे पास तीन पॉइंट, ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। चलो स्टूडेंट, अब डिस्कस करते हैं अबाउट द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल, ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। इनमें क्या रिलेशन होता है, जरा एक बार गौर से एक सर्किट को देखिए। ये सेल इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में करंट पास करा रहा है, यानी चार्ज को फ्लो करा रहा है।
इसके लिए इसे क्या करना पड़ता है, चार्ज को एक्सटर्नल सर्किट में मूव कराने के लिए वर्क डन करना पड़ता है और उसको सेल के अंदर भी इंटरनल सर्किट में मूव कराने के लिए वर्क डन करना पड़ रहा है। इट मीन्स पूरे सर्किट में मूव कराने के लिए जो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन हो रहा है वो कितना हो रहा है, एक्सटर्नल वर्क डन बाहर वाले सर्किट का प्लस इंटरनल वर्क डन खुद सेल के अंदर चार्ज को मूव कराने के लिए वर्क डन। अब ये वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो टोटल वर्क डन हो गया एक्सटर्नल सर्किट का वर्क डन प्लस इंटरनल सर्किट का वर्क डन। हमने पढ़ा है ईएमएफ का फॉर्मूला होता है टोटल वर्क डन अपॉन चार्ज। तो इस बेसिस पर टोटल वर्क डन मिला हमें Q इंटू ई। वट अबाउट द Q? Q होता है IT, ये हो गया EIT। टोटल वर्क डन की बात करें पूरे सर्किट में इंक्लूडिंग सेल। अब बात करते हैं एक्सटर्नल सर्किट के लिए। एक्सटर्नल सर्किट में वर्क डन कैसे निकालेंगे? वी नो वेरी वेल एक्सटर्नल में होता है पोटेंशियल डिफरेंस, जिसका फॉर्मूला होता है एक्सटर्नल वर्क डन अपॉन चार्ज। तो इस बेसिस पर एक्सटर्नल वर्क डन का फॉर्मूला हो गया QV, Q हो गया IT। तो एक्सटर्नल सर्किट में वर्क डन का फॉर्मूला मिला VIT। अब देखते हैं सेल के अंदर इंटरनल सर्किट की बात करते हैं। हमें पता है पोटेंशियल इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। तो इंटरनल के लिए वर्क डन कितना हो गया, चार्ज इंटू पोटेंशियल, एंड Q ये हो गया IT के इक्वल। तो फॉर्मूला मिला I²RT। ये तीनों वैल्यूज़ हम इक्वेशन 1 में प्लेस करते हैं। टोटल वर्क डन के लिए EIT, एक्सटर्नल के लिए वर्क डन VIT प्लस इंटरनल के लिए वर्क डन I²RT। तीनों में से IR कॉमन लेके IT कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं, बच गया E इक्वल टू V प्लस IR। इट मीन्स V इज इक्वल टू E माइनस IR। यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि सेल का EMF तो फिक्स होता है और टर्मिनल पोटेंशियल वो लगातार रिड्यूस होता रहता है। तो जो रिलेशन मिल रहा है वो है V इक्वल टू E माइनस IR। इस तरह से हमने रिलेशन डेवलप किया टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस के बीच में। हमें जो रिलेशन मिला है EMF, टर्मिनल पोटेंशियल और इंटरनल रेजिस्टेंस में, वो क्या मिला है, वो हमें मिला है V इज इक्वल टू E माइनस IR। मतलब ये कब, जब सेल हमारे पास नॉर्मली डिस्चार्ज हो रहा हो, यानी आपकी बैटरी नॉर्मली अगर डिस्चार्ज हो रही है तो फॉर्मूला V इक्वल टू E माइनस IR यूज़ करते हैं, जिसे देख के हमें पता चल रहा है कि सीधा सीधा EMF टर्मिनल पोटेंशियल से ज़्यादा है अभी, यानी टर्मिनल पोटेंशियल EMF से कम है। बट अगर सेल अगर चार्ज हो रहा हो तो यही फॉर्मूला लगता है V इक्वल टू E प्लस IR। कौन से केस में? जब आपकी बैटरी एक्सटर्नल सोर्सेज से चार्ज हो रही हो। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF से कम कब होगा, जब सेल डिस्चार्ज हो रहा है, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF से ज़्यादा कब होगा, जब सेल चार्ज होता है। तो इसीलिए कहा जाता है अगर एक बैटरी को अच्छे से चार्ज करना है तो जितना बैटरी का वोल्ट है उससे ज़्यादा वोल्ट उस पर अप्लाई करो, बैटरी जल्दी चार्ज हो जाएगी और बेस्ट। और अगर कहीं सर्किट में करंट पास ना हो रहा हो, ऐसा कब होता है, जब सर्किट क्या हो हमारे पास, ओपन सर्किट के केस में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और EMF दोनों आपस में इक्वल होते हैं। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान समझेंगे बहुत क्लियरफाई समझ में आ चुका है। एक बार वंस अगेन, अगर बैटरी डिस्चार्ज होती है, जो नॉर्मली डिस्चार्ज होती ही है, उस केस में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF से कम होता है। अगर बैटरी को चार्ज करोगे तो टर्मिनल पोटेंशियल EMF से ज़्यादा मिलेगा। और अगर सर्किट में करंट पास नहीं हो रहा, सर्किट कहीं पे ब्रेक है, तो दोनों की वैल्यू क्या होंगी आपस में, इक्वल। शुरुआत करते हैं अब नॉर्मली फॉर्मूलेस की। कौन कौन से फॉर्मूले? पहले हम निकालेंगे बैटरी से ड्रॉन होने वाले करंट का फॉर्मूला क्या होता है। बैटरी से जो करंट पास आउट हो रहा है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में, उसका फॉर्मूला क्या है। नॉर्मली बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, फॉर्मूला होगा V इक्वल टू E माइनस IR। ये हमने अभी अभी पढ़ा है, इसी को आगे ले चलते हैं। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अगर हम ओम्स लॉ की बात करें तो V इक्वल टू कितना होगा, IR एक्सटर्नल सर्किट के लिए, और ये वैल्यू अगर मैं इसमें प्लेस कर दूं तो IR इज इक्वल टू E माइनस IR। हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, IR प्लस स्मॉल IR इक्वल टू E, I कॉमन लिया, कैपिटल R प्लस स्मॉल r इक्वल टू E। तो करंट का फॉर्मूला क्या मिला, E अपॉन
आर प्लस स्मॉल आर। इट मीन्स बैटरी से आउट होने वाले करंट का फॉर्मूला कैसे निकाला जा सकता है, I इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर से। मीन्स EMF डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस का मतलब है एक्सटर्नल सर्किट का रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल सर्किट का रेजिस्टेंस। इस सेकंड फॉर्मूला अब हम निकालने वाले हैं बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। हम कैसे बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस काउंट कर सकते हैं फॉर्मूले वाइज, उसको देखते हैं। अगेन V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। मैथमेटिकल अगर हम देखें तो आई आर इक्वल टू ई माइनस वी, एक्सचेंज करते हैं। एंड व्हाट अबाउट द आर इज ई माइनस वी अपॉन स्मॉल आई। ये हमारे पास एक स्टेटमेंट आया। एज पर द ओम्स लॉ हमें पता है I इक्वल टू कितना होता है V अपॉन आर। ये वैल्यू हम प्लेस करेंगे तो E माइनस वी और इसकी जगह पे V अपॉन आर। एक्सचेंज करते हैं R, E अपॉन V माइनस V अपॉन V। जब दोनों से डिवाइड किया तो ये मिला हमें फॉर्मूला E अपॉन V माइनस 1। दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल या बैटरी। अब इसमें हमने क्या करना है, हमें सिंप्लीफाई मालूम पड़ा है कि अगर इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है तो हमने फॉर्मूला तो लगाया V इक्वल टू ई माइनस आई आर। यहाँ से आई आर की वैल्यू एक्सचेंज करी, I को हमने रिप्लेस किया बाय द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ। I होता है V अपॉन आर, आर रेजिस्टेंस V दोनों के अपॉन में गया तो E अपॉन V माइनस 1। इस तरह से हमें मिला इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R ब्रैकेट में E अपॉन V माइनस 1। शुरू करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। आखिर सेलों को कैसे कैसे कनेक्ट किया जा सकता है। सेलों को कनेक्ट किया जा सकता है सीरीज़ में, पैरेलल में, मिक्स ग्रुपिंग में। अब हम इनके ऊपर डिस्कशन करते हैं। सीरीज़ में आपने देखा होगा टॉर्च के अंदर सेल एक के पीछे एक अपॉइंट होता है, मतलब पहले वाले का निगेटिव दूसरे वाले के पॉजिटिव से। ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन है। पहले इसी पर डिस्कशन करते हैं तो ज़रा गौर से देखिएगा। हमारे पास n सेल हैं, ये हमारे पास फर्स्ट सेल हो गया। सेम एज ऑन वन मोर सेल, वन मोर सेल। सो सपोज देयर इज अ n सेल। कितने सेल हैं हमारे पास? n। इनको हम कनेक्ट करना चाहते हैं A और B के बीच में, पॉइंट A एंड पॉइंट B के बीच में। किसमें? सीरीज कॉम्बिनेशन में। कैसे कनेक्ट करेंगे? फीचर्स क्या है? ईच सेल हैविंग EMF E, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r। हर एक सेल का EMF E है और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है। सीरीज़ में सेलों को कनेक्ट करने के लिए प्रोसेस ये है, पहले सेल का निगेटिव आप दूसरे सेल के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दीजिए और इसी तरीके से आप आगे तक इनको कनेक्ट करते चले जाइए। ये फॉर्मेशन कहलाता है सीरीज़ कॉम्बिनेशन। अगर हम देखें इसका पूरे का कनेक्शन किससे किया हमने? एक एक्सटर्नल सर्किट कैपिटल R। हमें यही पता करना है इसमें पास होने वाला करंट कितना होगा। एक्सटर्नल सर्किट में पास होने वाले करंट को हम फाइंड करना चाहते हैं। गौर से सबसे पहले EMF के बारे में। जिन सेलों में सेम डायरेक्शन में करंट पास हो रहा होता है उनके EMF ऐड हो जाते हैं और जिनमें अपोजिट डायरेक्शन में करंट आ रहा होता है उनके EMF सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और करंट का चलता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। ज़रा यहाँ देखते हैं करंट की डायरेक्शन क्या है। ये नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये नेगेटिव टू पॉजिटिव। यानी हम क्या देख रहे हैं? इन सब में करंट की डायरेक्शन सेम है, सब एक ही डायरेक्शन में करंट पास करा रहे हैं, तो सबके EMF क्या हो जाएंगे? ऐड। मतलब टोटल EMF ऑफ कॉम्बिनेशन, इस पूरे कॉम्बिनेशन का EMF कितना हुआ? इस पूरे कॉम्बिनेशन का EMF हो जाएगा E प्लस ई प्लस ई। कहाँ तक? n तक, यानी NE, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ सेल कितने हमारे पास? n। तो पूरे कॉम्बिनेशन का EMF कितना हो गया? NE, क्योंकि सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा था इस वजह से। अब बात करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस की। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन। जरा देखिए सारे रेजिस्टेंस किसमें हैं? सीरीज में। तो सबका टोटल रेजिस्टेंस कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास? ऐड करते हुए R प्लस R यानी NR। सीरीज में फॉर्मूला लगता है ना, R1 प्लस R2 प्लस R3।
तो ये हो गए R प्लस आर कहाँ तक, NR तक। अब निकालते हैं करंट। अब हम निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट जो ये पास कर रहा है। करंट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। यहाँ टोटल रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। टोटल EMF कितना आया था हमारे पास, NE। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना था, NR। एक्सटर्नल कितना है, कैपिटल R। ये किसका फॉर्मूला तैयार हुआ, सीरीज कॉम्बिनेशन में जब सेल लगे हों पास होने वाले करंट का। एक बार क्विक रिव्यू, हमने यहाँ पे करा क्या क्या अब तक, सीरीज में कैसे कनेक्ट करते हैं, पहले सेल का निगेटिव दूसरे सेल के पॉजिटिव से, एंड टू बी कंटिन्यू। उसके बाद सब में सेम डायरेक्शन में करंट है, इसलिए सबका EMF क्या हो गया, ऐड। टोटल EMF बन गया NE। सारे रेजिस्टेंस इंटरनल में लगे हुए हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस सारे लगे हुए हैं सीरीज में, इसलिए टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया NR। करंट का फॉर्मूला होता है टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, दोनों की वैल्यू को प्लेस किया, फॉर्मूला आया I इक्वल टू NE अपॉन स्मॉल NR प्लस कैपिटल R। जो हमें फॉर्मूला मिला है वो हमें मिला है करंट का सीरीज में NE अपॉन NR प्लस कैपिटल R। ये हमें फॉर्मूला मिला है किसका, करंट का। कौन से फॉर्मेट में, सीरीज में, I इक्वल टू NE अपॉन NR प्लस कैपिटल R। केस 1, इट शुड बी पॉसिबल कि जो हमारी बैटरी है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम हो, किससे, एज़ कम्पेयर टू कैपिटल R से। मतलब बाहर का रेजिस्टेंस ज़्यादा है और बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कम है। इस सिचुएशन में करंट की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, NE। कौन छोटा है हमारे पास, स्मॉल r, रिमूव कर दो, कैपिटल R बचा बस, यानी N इंटू E बाई R। इसका मतलब E बाई R का मतलब क्या है, EMF अपॉन रेजिस्टेंस। ये N टाइम हो गया करंट बाय वन सेल। इट मीन्स टू, अगर आप ऐसे सेल जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कम होता है उनको सीरीज में ऐड करेंगे तो बेनिफिट है, जितने ज़्यादा सेल उतना ज़्यादा करंट। और वहीं इसके अपोजिट अगर हम ये लेके चलें कि केस 2 इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एक्सटर्नल, मतलब इन्वर्टर की बैटरी के बराबर बड़ा बड़े सेल, उनको जोड़ दिया एक 5 वाट के बाद से, तब क्या होगा, I इज इक्वल टू NE अपॉन, इस बार हमारे पास कौन छोटा है, कैपिटल R, रिमूव कर दिया NR, N से N भी रिमूव, क्या बचा, E अपॉन R। एंड E अपॉन R मीन्स क्या हुआ, ये तो बस बचा करंट बाय वन सेल, कोई बेनिफिट नहीं। मतलब ऐसे सेल जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत कम हो, उनके लिए सीरीज में जोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं। बड़े सेलों को सीरीज में जोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं, जितने मर्जी सेल जोड़ दो करंट तो उतना ही मिलेगा जितना एक सेल से। तो मस्ट बी रिमेंबर, सीरीज में हम किन सेलों को जोड़ते हैं, जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस एज़ कम्पेयर टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कम होता है। बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। पैरेलल कॉम्बिनेशन में 2 फॉर्मेट आते हैं, एक जब सेल आपके सारे आइडेंटिकल वैल्यूज़ के हो, मतलब सब सेलों की वैल्यू सेम है, सबका EMF सेम है, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है तब। और दूसरा, अगर आपके सेलों के लिए EMF अलग अलग है, हर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी अलग अलग है, तब क्या होता है। तो पहले हम बात करते हैं आइडेंटिकल वैल्यू वाले सेल्स के लिए, ऐसे सेल जिनका EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है। यहाँ पे देखिएगा, सपोज एक सेल ये रहा हमारे पास, एक और सेल है हमारे पास, एक और, जस्ट लाइक ये हमारे पास कितने सेल हैं, N, सबका EMF कितना है, सेम। ये कितने सेल हो गए हमारे पास, N सेल, और इनके फीचर्स क्या है यहाँ पे, ईच सेल हैविंग EMF E इंटरनल रेजिस्टेंस R, EMF E इंटरनल रेजिस्टेंस R। जितने भी सेल हैं सबका EMF E है और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है। इनको कैसे कनेक्ट करेंगे पैरेलल में, सबके एक टर्मिनल को तो एक तरफ अटैच करो, बचे हुए दूसरे टर्मिनल को एक तरफ अटैच करो। ये रहा पॉइंट A, ये रहा पॉइंट B।
अब इन ए और बी के बीच में अटैच कर दो उस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को जिसमें पास होने वाले करंट का अमाउंट हमें निकालना है। ये है आपके आइडेंटिकल सेल्स के लिए। अब गौर से देखो, सारे सेल सेम ईएमएफ के हैं, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है, तो ए और बी के बीच में जनरेट होने वाला पोटेंशियल वो भी तो सबके लिए सेम ही होगा। इट मीन्स पूरे कॉम्बिनेशन का अगर ईएमएफ निकालें तो भी क्या आएगा, सेम। टोटल ईएमएफ ऑफ कॉम्बिनेशन, इस पूरे कॉम्बिनेशन का ईएमएफ वो भी कितना आएगा, सिर्फ ई जितना एक सेल का, क्योंकि सब सेम वैल्यूज के हैं। दूसरी बात, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करते हैं कि टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आएगा। यहाँ थोड़ा गौर करिएगा, सारे सेल किस में जुड़े हुए हैं, पैरेलल में। पैरेलल के लिए फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं हम लोग, 1/r। पैरेलल के लिए पी ले लेता हूँ यहाँ पे, 1/r कहाँ तक चले गए हैं, n तक, क्योंकि सबकी वैल्यू सेम है। तो इट मीन्स rp कितना आया निकल के, rp निकल के आया r/n। rp इज इक्वल टू r/n, ये हमने निकाल लिया इंटरनल रेजिस्टेंस। अब करंट की बात करते हैं। करंट का फॉर्मूला क्या सीखा था आपने, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। कितना है टोटल ईएमएफ, ई। टोटल रेजिस्टेंस का मतलब क्या बताया था, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। इंटरनल कितना है, r/n। एक्सटर्नल कितना है, r। जरा सॉल्व करिए, कितना है निकल के, n e अपॉन r प्लस एन आर। ये आपने क्या निकाला, ये आपने निकाला पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेल अटैच हो तो उनसे पास होने वाले करंट का फॉर्मूला। इसमें गौर करने वाली बात क्या थी, सारे सेल आइडेंटिकल थे, इसलिए ए और बी के बीच में जनरेट होने वाला पोटेंशियल डिफरेंस सबके लिए सेम था, इसलिए टोटल ईएमएफ ऑफ द कॉम्बिनेशन वो भी ई रहा। सारे सेल इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पैरेलल में थे, इसलिए पैरेलल रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा के इंटरनल रेजिस्टेंस निकाला। फिर करंट का फॉर्मूला टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, वैल्यू प्लेस करी और इस तरह से हमें मिला पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट का फॉर्मूला। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो हमें करंट का फॉर्मूला मिला है वो है NE अपॉन R प्लस NR। जरा चेक करते हैं फिर वही फर्स्ट केस, इफ़ योर इंटरनल रेजिस्टेंस इज मच स्मॉलर एज कम्पेयर टू कैपिटल R। मतलब ऐसे सेल जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम है उनको अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ दें तो क्या होगा। देखिए क्या मिलेगा आपको आंसर, I इज इक्वल टू NE अपॉन छोटा कौन है, स्मॉल r, रिमूव कर दो, क्या बचा NR, n से n रिमूव, ये बचा सिर्फ E अपॉन R। मतलब करंट बाय वन सेल, कोई बेनिफिट नहीं। ऐसे सेल जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल के मुकाबले में बहुत कम होता है उनको पैरेलल में जोड़ने का कोई बेनिफिट नहीं। कितने भी सेल जोड़ लीजिए करंट तो उतना ही मिलेगा जितना एक सेल दे सकता है। दूसरा केस, अगर हमारा स्मॉल r बहुत ज़्यादा हो कैपिटल R से, मतलब सेल का खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और जिसमें वो करंट पास करा रहा है उसके एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत कम है, तब क्या होगा। ऐसी सिचुएशन में NE अपॉन, इस बार कौन छोटा है, कैपिटल R, रिमूव कर लीजिए, क्या बचा स्मॉल r, N इंटू E बाई आर। मतलब N इंटू E बाई आर मतलब क्या हो गया, करंट बाय वन सेल, ये बेनिफिशियल। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें कौन से सेलों को जोड़ना चाहिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें उन सेलों को अटैच करना चाहिए जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। इसीलिए बड़े बड़े सेलों को हमेशा किस में अटैच करते हैं, नॉर्मली पैरेलल में। इन्वर्टर की अगर दो बैटरीज को कनेक्ट करना हो तो सीरीज़ में कनेक्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं, हमें किस में अटैच करना चाहिए, उन्हें पैरेलल में, तभी जाकर आपको अमाउंट ऑफ करंट ज़्यादा मिलेगा। अदरवाइज बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में अटैच अनआइडेंटिकल सेल्स की। ऐसे सेल जिनका ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस अलग अलग है, अगर ऐसे सेल्स को हम सीरीज़ में पैरेलल में अटैच करें तो कितना अमाउंट ऑफ करंट वो एक्सटर्नल सर्किट में ड्रॉन करेंगे, हम उनकी बात करते हैं। इसके लिए हमें किरचॉफ का एक लॉ अप्लाई करना है जिसके विषय में हम नेक्स्ट वीडियो में फुल डिस्कशन करेंगे। फिलहाल तो शॉर्टकट में करंट और रेजिस्टेंस का जो एल्जेब्रिक प्रोडक्ट होता है
वो सोर्स के जितने भी अवेलेबल ईएमएफ हैं उनके एल्जेब्रिक सम के इक्वल होता है। आपको इतना ध्यान रखना है, सिग्मा आई आर इक्वल टू सिग्मा ई। इसी फंडे पे मैं यहाँ पे थोड़ा आपको समझाता हूँ। ये हमारे पास 3 सेल हैं, तीनों सेल कैसे हैं, अनआइडेंटिकल। ईएमएफ पहले का E1 इंटरनल रेजिस्टेंस R1, दूसरे का E2 इंटरनल रेजिस्टेंस R2, तीसरे का E3 R3। ये अटैच है किस में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, किस किस के बीच में, A और B के बीच में। और ये अटैच है एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से। ये करंट पास कर रहा है I1, ये पास कर रहा है I2, ये पास कर रहा है I3। तीनों का करंट आपस में अटैच हुआ पॉइंट A पर, वो बन गया I और वो जा रहा है एक्सटर्नल में। इट मीन्स I जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, I1, I2 और I3 के टोटल अमाउंट ऑफ करंट। हम 1 बाई 1 I1, I2, I3 की वैल्यूज़ सर्किटों से निकालेंगे। पहले मैं चल रहा हूँ इस बड़े वाले सर्किट में, E1A यहाँ से पहुँचे इधर। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें तो हम चल रहे हैं E1, इसको नेम दे देते हैं CD। तो पहले हम चल रहे हैं E1 से A पर, C पर, D पर, B पर और वापस E1 पे। इस क्लोज मैश में हम घूमना शुरू करते हैं। चलिए ऊपर से, पहला रेजिस्टेंस कौन सा मिल रहा है हमें, R। करंट कितना आ रहा है इसमें, I। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ I इंटू R। फिर हम आगे चलते हैं, क्योंकि देखिए करंट जितना आउट हो रहा है उतना ही वापस क्या हो जाएगा, इन। जितना आउट उतना ही इन। करंट कंजर्वेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो हम 1 सेकेंड यहाँ से आए थे, I करंट गया इस R वाले रेजिस्टेंस में, मल्टीप्लाई हो गया I R। हम पहुँचे आगे, ये I1 करंट जा रहा है किसमें, R1 में, इसका मल्टीप्लाई हो गया हमारे पास I1 R1। रेजिस्टेंस फिनिश इस वाले सर्कल में, इक्वल टू किसके आएगा, EMF। कितना EMF है इसका, E1। यहाँ से मैं I1 की वैल्यूज़ निकालता हूँ, E1 माइनस IR अपॉन R1। ये वैल्यू हमें किसकी मिली है, I1 अमाउंट करंट की। सेम अब हम निकालते हैं I2 के लिए। अब हम चलेंगे E2 से। कहाँ से चलना शुरू करेंगे हम लोग, E2 से A पर, C पर, D पर, B पर और E2, ये वाले क्लोज मैश में मूव करना शुरू करते हैं। ये चल रहे हैं हम। पहला रेजिस्टेंस कौन सा मिल रहा है हमें, R। करंट कितना है इसमें, I, मल्टीप्लाई हुआ IR। फिर देन आगे चलते हैं, यहाँ से इसमें रेजिस्टेंस R2, करंट I2, मल्टीप्लाई हुआ इसका I2 R2। रेजिस्टेंस फिनिश इस वाले मैश में, इक्वल टू क्या लेंगे हम, EMF। कितना EMF है इसका, E2। एक बार रिपीट, IR I2 R2 इक्वल टू E2। इस बेसिस पे हमें मिला इस बार करंट I2 कितना, E2 माइनस IR अपॉन R2। ये हमने किसकी वैल्यू निकाल ली इस बार, I2 की। अब अप्लाई करते हैं हम I3 के लिए। किस में चलेंगे हम, थर्ड सेल में। तो शुरू करेंगे चलना E3 से A पर, C पर, D पर, B पर, E3 पर। E3 A C D B E3 स्टार्ट करते हैं। ये हमने फ्लो करना शुरू किया। पहले कौन सा रेजिस्टेंस मिल रहा है, R। करंट I, अगेन IR। फिर हम पहुँचे ऊपर, अब इधर रेजिस्टेंस R3, करंट है I3, प्रोडक्ट हो गया I3 R3। वन सेकेंड, IR I3 R3 इक्वल टू क्या मिला हमें, E3। यहाँ से वैल्यू हम निकालेंगे I3 की, E3 माइनस IR अपॉन R3। ऐसा करते हुए हमने I1, I2 और I3 की वैल्यूज़ को फाइंड किया। अब तक हमें क्या पता चल चुका है कि टोटल अमाउंट ऑफ करंट I वो इक्वल है I1 प्लस I2 प्लस I3। हम यहाँ पर I1, I2, I3 की वैल्यूज़ जो हमने निकाली थी वो इसमें प्लेस करते हैं। तो I इज़ इक्वल टू, I1 की वैल्यू आई थी हमारे पास E1 माइनस IR अपॉन R1। ये वैल्यू आई थी हमारे पास I1 की। सेम I2 की वैल्यू आई थी E2 माइनस IR अपॉन R2 और E3 की वैल्यू आई E3 माइनस IR अपॉन R3।
यहाँ मैंने I1, I2 और I3 की वैल्यूज़ को प्लेस किया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा। तो I इज़ इक्वल टू E1 अपॉन R1 माइनस IR अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस IR अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3 माइनस IR अपॉन R3। मैंने इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब जो I वाले फैक्टर हैं इनको इधर ले आते हैं। IR प्लस R1 दिस वन, इसको पिक करते हैं। IR अपॉन R2 ये पिक करते हैं। IR अपॉन R3 इक्वल टू में देखते हैं क्या बचा, ये बचा एक तो E1 अपॉन R1, एक ये बचा E2 अपॉन R2 और एक बचा ये E3 अपॉन R3। ये सिंप्लीफाई। अब इसमें से पूरे में से कॉमन लिया मैंने I, पूरे में से यहाँ तक, और ये जो तीन फैक्टर दिख रहे हैं इनमें से कॉमन लिया कैपिटल R। क्या बचेगा 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3। इज इट क्लियर? पूरे में से कॉमन लिया I और पूरे में से कॉमन लिया I, तो यहाँ बचेगा हमारे पास 1 प्लस और इनमें से कॉमन लिया R, ये वैल्यू आ गई। और यहाँ पे आओ, ये तो ऐसे ही चलेंगे E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3। फाइनली करंट की वैल्यू क्या हुई यहाँ से E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3 फुल डिवाइड बाई 1 प्लस R, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये है हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड होने वाले सेलों के लिए करंट का फॉर्मूला जो वो एक्सल रेजिस्टेंस में दे रहे हैं। यहाँ पे एक बात और, अगर ये सेल 3 ना हो के बहुत ज़्यादा होते तो हम क्या करते हैं, इस टू बी कंटिन्यू कहाँ तक En अपॉन Rn और ये चला जाता Rn तक। ये हो गया n आइडेंटिकल सेल्स के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में पास होने वाले करंट का फॉर्मूला। तो इस तरीके से हमने सेल के बारे में सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया इस पूरे वीडियो में, और होप सो आपको सब कुछ क्लियरफाई हो गया होगा। अगर फिर भी कोई आपके डाउट्स हैं तो आप प्लीज़ डायरेक्टली मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपके सजेशन हैं, वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और हम उन पर आगे भी डिस्कशन करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस पढ़ने और पढ़ाने की पाठशाला को और प्रभावशाली बनाएं, ताकि आप और अच्छे से एंजॉय कर पाएँ, एंटरटेन कर पाएँ और धीरे धीरे आपकी पढ़ाई भी स्ट्रॉन्ग होती रहे, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कीप वॉचिंग कंटिन्यूसली एंड टिल एंड, प्रॉमिस।